नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिसके घुटने में दर्द होता है, जिसकी पीठ में, कमर में दर्द होता है, जिसके गले में थायराइड की प्रॉब्लम का किसी ने कुछ बताया हुआ है कि थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनको कि डेली मोशन पास करने के लिए 2, 3, 4 बार जाना पड़ता है, या जब मोशन पास करते हैं तब दर्द भी होता है और उसमें बलगम भी आता है या खून भी कभी कभी आता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये एक ऐसी डिजीज़ेस के ग्रुप के बारे में है जिसको कि हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। एंड आज की टॉक में हम आज ये देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से हार्ट पर क्या असर होता है। अगर आपको ये लगता है कि बीमारी आपको नहीं है तो थिंक अगेन, क्योंकि पूरी दुनिया में कंसिस्टेंटली 8 से 10% लोगों में, आम जनता में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में एक रीसेंट सर्वे हुआ था जिसमें कि एक फेमस लेबोरेटरी ने सर्वे किया था, तो आम जनता के पास जो उनके सैंपल्स आते हैं उसमें कहा, भले उन्होंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए एंटीबॉडीज़ मांगी या नहीं मांगी, उन्होंने टेस्टिंग की और पाया कि जो सैंपल्स उनके पास आते हैं 18% सैंपल पॉजिटिव थे फॉर एंटीबॉडीज़, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ जिनके लिए कहते हैं। दुनिया में ऐसे और टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमसे कहीं ज़्यादा हैं। एंड उसमें पाया गया है कि पॉपुलेशन सर्वेज में अप टू 30% इन सर्टेन पॉपुलेशंस, पर्टिकुलरली यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशंस में 30% पॉपुलेशन में ये सीरो पॉजिटिव सैंपल्स मिले हैं। मतलब उनकी ब्लड में ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ हैं। डिजीज़ डायग्नोज हुई हो या नहीं हुई हो वो अलग बात है, बट व्हाट वी नो फॉर श्योर कि मॉडर्निटी के साथ में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़े हैं। इंडिया में 20 साल पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यूज्ड टू बी अ रेयरिटी, वेरी फ्यू पीपल हैड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, और अब इंसिडेंस इतना बढ़ के 8 से 10% की तरफ बढ़ गया है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, जो कि थायराइड का ऑटो इम्यून फॉर्म है जिसके चलते हाइपोथायराइडिज्म आती है, वो इंडिया में इस समय 11% महिलाओं में है। ये डिजीज़ेस उतनी एग्जॉटिक नहीं रही हैं जैसे कि हम सोचा करते थे। एंड व्हाट आर ऑल द फैक्टर्स, आज इस टॉक में हम समझेंगे इसके बारे में। शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द साइट कॉल्ड एज द cardiacsecondopinion.com। इस साइट पे हम गाइड करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट के प्रोसीजर करवाने से पहले एक सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए ये आपको भी पता है, बट उसके कई सारे और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके शहर में कौन बेस्ट आपके लिए हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियली उसमें कुछ और ऑप्शंस हैं क्या। तीसरा सबसे बड़ी बात कि यही प्रोसीजर या उसके अलावा और प्रोसीजर्स आपके लिए मददगार हो सकते हैं। सो ऑनलाइन और ऑफलाइन यू कैन कनेक्ट टू अस इन दीज नंबर्स एंड गेट अ सेकंड ओपिनियन फॉर योर कार्डियक कंडीशन और अ वस्कुलर कंडीशन। कमिंग टू ऑटो इम्यूनिटी बाय इटसेल्फ। अब ऑटो इम्यूनिटी को एक सिंपल भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन करना चलूँ तो मुझे, अब ये जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ थोड़ा आपको ऑड लग सकता है, बट मुझे जो समाज में एक प्रॉब्लम का एक सिंपल चीज़ दिखती है ऑटो इम्यूनिटी में, वो है ऑनर किलिंग। इंसान किसी अपने ही प्रियजन को मार देता है ये सोच के कि वो अपने परिवार का ऑनर बचा रहा है और वो सही चीज़ है उसे करने के लिए। वैसे ही अब एंटीबॉडीज़ का तो अपना दिमाग नहीं होता, ऑटो इम्यूनिटी इज़ नॉट अ इंटेलिजेंट बीइंग बाय इटसेल्फ, बट अपनी ही एंटीबॉडीज़ को अपने ही शरीर के खिलाफ एक्शन करनी होती है। एंड द ट्रिगर इज सच कि कोई भी ट्रिगरिंग पॉइंट मिला के उसको अपने ही अंगों को जब खराब करने लगे। नॉर्मली एंटीबॉडीज़ आर मीडिएटेड अगेंस्ट अ एक्सटर्नल थ्रेट या फिर इंटरनल थ्रेट, जो कि एक आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में बनी है। और इम्यूनिटी का रोल होता है कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन, कोई फूड पदार्थ हमने जो ले लिया, कभी कभार कोई रेयर चीज़ जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक के तौर पे आ गई, या हमारे ही सेल्स जो कि कैंसरस बन गए। ये माना जाता है कि इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए ऑटो इम्यून सिस्टम बना था ताकि हमें एक लंबा और अच्छा जीवन मिल पाए। बट होते होते अब ऐसा सिनेरियो आ चुका है कि आज 10% लोगों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डायग्नोज किए जा सकते हैं अगर आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, और 18% लोगों में इंडिया में, जैसा एक सैम्पल सर्वे में रिसेंटली कहा था वैसा ही। क्यों ये हो रहा है उसके लिए, जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ आपको कि टोबैको इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेस, सेकंड इज़ शुगर, एंड देन इन जनरल जो घूम फिर के आ रहा है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड वेस्टर्न हैबिट्स, मतलब एक्सरसाइज की कमी, बैठे रहना एक जगह पे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्लास्टिक्स अब उसमें रोल बढ़ता जा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक्स का भी, और कई नई चीज़ें माइक्रो प्लास्टिक्स के चलते हो रही हैं ये भी पता चल रहा है। एंड फाइनली यस,
जो लोग बोलते हैं कि कोविड के कारण ही सब हो रहा है, भाई यहाँ इस जगह पे आप सही हो। इनफैक्ट देयर वाज अ सर्वे कंडक्टेड बाय मेट्रोपोलिस हेल्थ लैब्स कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में कितना फ़र्क पड़ा इन ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ का। एंड उन लोगों ने पाया कि 2019 में जो उनके पास सैंपल्स आते थे और 2022 में जो सैंपल्स आते हैं उसमें 30% इंक्रीज़ मिला इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़। अब ये केवल कोविड ही एक्सप्लेन कर सकता है, वरना और कुछ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर भी लगता है, ये वी नो। सो इन्फेक्शन कैन बी अ ट्रिगर। इनफैक्ट अगर हम एज ओल्ड रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करें तो रोमैटिक फीवर और रोमैटिक वाल्व डिजीज़ पे हमने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं माइट्रल और आयोटिक वाल्व के बारे में। उसमें मैंने बहुत बातें नहीं की हैं बिकॉज जनरली इट इज़ अ कॉमन नॉलेज नाउ, बट इफ़ यू वांट मैं रोमेटोलॉजिकल हार्ट डिजीज़ के बारे में भी एक और फ्यूचर में कभी वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए आपको जो जानना है वो ये है कि एक ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है हमें, मतलब जिसमें कि जुकाम होता है। एक आम जुकाम 5 से 15 साल की उम्र में किसी बच्चे को हुआ और उस जुकाम के चलते अपनी ही एंटीबॉडीज़ ने अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू किया, जो कि ब्रेन सेल्स को, नर्व सेल्स को, हार्ट सेल्स को, मसल सेल्स को डैमेज करना शुरू करते हैं, स्किन सेल्स को भी। तो इसके सारे मैनिफेस्टेशन इस जगहों पे आते हैं और उस समय जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके चलते उसी समय हार्ट में मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, वाल्व डिजीज़ हो सकती है। मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की मांसपेशी में सूजन आना, और पेरिकार्डाइटिस जो हार्ट के आसपास की झिल्ली है उसके झिल्ली में इन्फ्लेमेशन आना। सो सबसे फेमस, सबसे कॉमन कॉज रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में से जो कि ऑटो इम्यूनिटी के कारण से होता है इज़ अ रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक हार्ट डिजीज़, जो कि टिपिकली शुरू में तो मसल्स और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, बाद में वो वाल्व और उसके चलते जो वाल्व में सिकुड़न होती है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़, जिसके चलते माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रीगर्जिटेशन, आयोटिक स्टीनोसिस, आयोटिक रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, ये कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिजीज़ हैं जो कि आप में से कई लोगों को शायद पता होगा अगर आपको बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी है तो। बट ये चीज़ तो हमें 50-60 साल से पता थी कि रोमैटिक फीवर इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज बिकॉज ऑफ अ इन्फेक्शन। कोविड ने इसको एक कॉमन नॉलेज बना दिया है। अब इसके चलते हार्ट अटैक्स कितने आ रहे हैं उसके बारे में अभी भी बहुत कंट्रोवर्सी है, बट देयर आर वेरी फ्यू सर्टिफाइड क्लियर थिंग्स कि रोमैटिक हार्ट डिजीज़ वाले मरीजों में हार्ट अटैक वाली बीमारी बहुत अनकॉमन है। जी हाँ, सुनने में आपको लगे शायद कि नहीं ऐसा नहीं, बट या दिस इज़ अ फैक्ट एंड हम सब हार्ट स्पेशलिस्ट जानते हैं। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, आम जनता में एंजियोग्राफी करें और एक रोमैटिक वाल्व डिजीज़ वाले मरीज में, पर्टिकुलरली माइट्रल स्टीनोसिस वाले मरीज में एंजियोग्राफी करें तो इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इज़ लेस वहाँ पर। एग्जैक्ट कारण अभी भी क्लियर नहीं है, बट वहीं पर ही अगर हम देखें कि रोमैटॉइड आर्थराइटिस मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें अपनी ही एंटीबॉडीज़ अपने ही जोड़ों को असर करती है। अब जोड़ जो हैं सबसे कॉमनली नीज, एंकल्स एंड एल्बोज, शोल्डर्स, सब जगह पे उससे असर होते हैं और उसके कई सारे और मैनिफेस्टेशंस हैं। आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट फॉर दैट, बट रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ द कॉमनेस्ट मस्कुलोस्केलेटल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसके बाद में सेकंड आता है SLE, सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसिस। सो SLE, शॉगरेन सिंड्रोम, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे बहुत सारे और मस्कुलोस्केलेटल रोमेटॉइड और रोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं ऑटो इम्यूनिटी के थ्रू। इन सब में ये पाया गया है कि RA जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें हार्ट अटैक वाली बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डबल होती है। सो जिन लोगों को RA है उनको डबल चांसेस हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है। जिन लोगों को SLE, सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसिस है, उनको 3 गुना चांस है कि ये डिजीज़ आ सकते हैं। और कुछ ऐसे जिनमें मिक्स्ड है, जिनमें कि दोनों की फीचर्स हैं, उसमें अप टू 6 टाइम्स। सो यू गेट द जिस्ट कि जितने ज़्यादा मल्टीपल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इकट्ठे होते हैं बॉडी में, उससे एक जनरलाइज इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बना रहता है और उस जनरलाइज इन्फ्लेमेशन के चलते चांसेस कि एक इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल विच इज़ लाइक LPA और LDL, ये पार्टिकल्स को वेसल्स में एंट्री करने का मौका मिल जाता है और एक बार वो एंट्री करें तो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स बनाते हैं जो कि इवेंचुअली जाके हार्ट अटैक करता है। ये हाइपोथेसिस है। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट इसको प्रूव करने में लगे हुए हैं, बट इट सीम्स लाइक रियलिटी विच शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू प्रूव ओवर टाइम।
भविष्य में हमारे पास ऐसा पाथवेज भी बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। और उसी तरीके से जैसे एलपीए की रिसर्च आजकल खूब चल रही है, ये माना जा रहा है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एलपीए के थ्रू एक्ट करते हैं, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। एंड दैट्स व्हाई द न्यू रिसर्च इज गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स एलपीए दीस डेज। ऐसे ही और कई सारे डिसऑर्डर्स जैसे मैंने बताया, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, जिसको भी ग्रुप करके हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, या उसी का ही बहुत ही माइल्डर फॉर्म इरिटेबल बाउल डिजीज़ भी होता है। ये पेट की सिमिलर डिजीज़ हैं। अब पेट में आंतों के अंदर जो लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग में सूजन आ जाए और उसके चलते जो खाने में आपने पदार्थ लिए वो, और साथ ही साथ में जो ख़राब बैक्टीरिया हैं वो सेल्स के बीच में से जब खून में आ जाते हैं, उसको लीकी गट सिंड्रोम बोला जाता है। तो लीकी गट सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, दे ऑल आर समवेयर रिलेटेड। अब आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट, सो टेक्निकली व्हाट आई से हियर मे नॉट बी 100% ट्रू, बट इट इज़ 99% ट्रू। सो ओवरऑल जो आपको बताने का पर्पस ये है कि सिमिलर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्लड वेसल्स में भी इन्फ्लेमेशन होने के कारण से कुछ होल्स बनते हैं, कुछ पोर्स बनते हैं, जिन पे एलपीए या एलडीएल टाइप के पार्टिकल चिपकते हैं। एंड वंस दे आर इंटरनलाइज, कोलेस्ट्रॉल को रिक्रूट करके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ के अंदर ही अंदर नस को ब्लॉक करता है, और जब वो नस को अंदर ही अंदर ब्लॉक करे, धीरे धीरे करके नस बंद हुई, तो उसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के चलते बोलते हैं। और अचानक से एक क्लॉट बना दिया उसने और उसके कारण नस सडनली बंद हो गई, तो उसे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। सो एंजाइना हो या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, दोनों की उत्पत्ति सबसे कॉमनली कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स एलपीए और एलडीएल खून की नसों के अंदर आने के कारण ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो कंट्रोलिंग ऑटो इम्यून डिजीजेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जनता में, आज के पॉपुलेशन में, पर्टिकुलरली ऐसे लोगों में जिनमें कि थोड़े रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या गरीब जगहों पर जो रहते हैं, उनके पास ऐसे डॉक्टर्स का एक्सेस ही नहीं है जिनको ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में पता हो। तो छोटे शहरों में, इफ़ यू विल सी टिपिकली दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में आप देखोगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कई पेशेंट्स को पता होती है, बिकॉज यहाँ पर वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। टिपिकली कौन से डॉक्टर्स इसके लिए अच्छे डायग्नोस कर सकते हैं? एक जनरल फिजिशियन और एमडी फिजिशियन हु हैज़ अ स्पेशल इंटरेस्ट इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। टिपिकली अ रूमेटोलॉजिस्ट इज द मोस्ट कैपेबल पर्सन जो कि इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के पूरे स्पेक्ट्रम को समझ सकता है। बाकी इसी स्पेक्ट्रम को अलग अलग तरीके से देखने वाले कई सारे सुपर स्पेशलिस्ट लाइक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। एक नेफ्रोलॉजिस्ट इसी के कारण जो पोलीआर्थराइटिस नोडोसा और वैजिनस डिजीज़ है उसको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। एक एसएलई और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के चलते भी किडनी पर बहुत असर होता है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं। बट घूम फिर के कॉमनेस्ट जो गड़बड़ होती है कि भाई जोड़ों में दर्द हुआ, आप ऑर्थोपेडिशियन के पास पहुंचे ना। ऑर्थोपेडिशियंस आर ग्रेट सर्जन्स, उनको घुटना बदलना हो आता है अच्छे से, बट उनको इस बीमारी के बारे में डिटेल में डायग्नोस करके मेडिकली मैनेज करना नहीं आता है। सो ऐसा नहीं है कि ऑर्थोपेडिशियंस डोंट नो अबाउट दिस डिजीज, बट दे आर नॉट ट्रेन्ड टू मैनेज इट ओवर अ लाइफ टाइम। दे आर मेनली ट्रेन्ड टू डू द सर्जरीज। ये डिफरेंस एक सोशल पब्लिक के इंटरेक्शन में आ जाता है। तो इसीलिए जब आप एक जो लोकल एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो या कोई भी, और आजकल आयुष डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, आजकल कई सारे ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स भी हैं जो बगैर डिग्री के हैं, इन लोगों से ऐसी अपेक्षा रखना कि वो ऐसी टेस्ट कराएंगे जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पता चले इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आ जाता है। जब आप पेशेंट को देखने की ही फीस 200 रुपये देख रहे हो और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की पैनल की जो टेस्ट है वो 10,000 रुपये की है, तो एक 200 रुपये फीस देखने वाला डॉक्टर 10,000 की टेस्ट तो लिख ही नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है जिसके चलते जो सारे पैनल्स की टेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। सो अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, अगर सूजन होती है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कितने सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हमें पता है, उसके चलते थायराइड की गोली 20 साल से चल रही है, बट हाशिमोटोस थायराइडाइटिस क्या होता है और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकती है, पता ही नहीं होता, क्योंकि उनका कभी भी हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए जो टेस्ट की जाती हैं एंटीबॉडीज़ की, वो कभी हुई नहीं। ऐसे ही एक और ग्रेव्स डिजीज़ होती है, वो भी ऑटो इम्यून डिसीज़ का ही फॉर्म है जो कि थायराइड को ही असर करती है। ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं लोगों की, बिकॉज वो उस टाइप के डॉक्टर के पास ही नहीं पहुंचे जो ये डायग्नोस कर सकता है। एक अच्छा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इसमें डिफरेंशिएशन कर लेगा, बट एक एमबीबीएस जनरल फिजिशियन नहीं करेगा। नाउ दीज आर, अब एक तरीके से कहें तो एक्चुअली ये अमीरों की डिजीज़ है, वेस्टर्नाइजेशन के साथ आई।
इंडिया में बिफोर अडॉप्टिंग अ वेस्टर्न लाइफस्टाइल ये नहीं था, बट अब वेस्टर्न लाइफस्टाइल हर घर में आ चुकी है। आज गांव-गांव के बच्चों को बिस्किट और ब्रेड डेली खाने में मिलता है, मैगी खाने को मिलता है, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ हर जगह पहुंच चुके हैं। खाने में मीठा और खाने में तली हुई चीज़ें हर जगह पे अवेलेबल है। एंड ट्रेडिशनल इंडियन डाइट जो एक वेस्टर्नाइज्ड डाइट से रिप्लेस हो रही है। साथ ही साथ उसके कारण जो एनवायरमेंटल चेंजेस भी हमारे देश में बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड अदर थिंग्स बढ़ते जा रहे हैं, अब गांव-गांव में, छोटे शहरों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ना है। इनफैक्ट अगर आज कोई मुझसे पूछे, एक बंदा जो एमबीबीएस पढ़ने के लिए जा रहा है कि सर मैं कौन सी फील्ड पकड़ूं जो मेरे लिए आगे के लिए सबसे अच्छा करियर रहेगा, मैं कहूँगा एक रूमेटोलॉजिस्ट बन जाओ। एक रूमेटोलॉजी इज़ अ ब्रांच जिसका ग्रोथ इतना ज़्यादा है फ्यूचर में, ऑल्सो फॉर द रीज़न कि उसमें जो थेरेपीज़ नई नई आ रही हैं, रिसर्च बहुत एक्टिव है। बिकॉज अब पहली बार हमारे पिछले 100 साल में मॉडर्न मेडिसिन को एक बहुत ऐसे हथियार मिले हैं जिनको हम बोलते हैं बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स हैव अ पोटेंशियल टू कंट्रोल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। क्योर तो अभी तक भी हमें नहीं पता, बट सी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हार्ट अटैक की बीमारी के लिए भी दवाइयाँ हमारे पास अब बहुत आ गई हैं, बट इवेंचुअल क्योर समवेयर लाइज इन प्रिवेंशन। तो जैसे हार्ट अटैक की डिजीज में प्रिवेंशन की बात मैं हमेशा करता हूँ, वैसे ही रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में प्रिवेंशन इज पॉसिबली द की। जेनेटिक कंपोनेंट इसका भी होता है, जिसके बारे में अभी मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, बट जेनेटिक कंपोनेंट को भी ध्यान में रखते हुए तो जिन परिवारों में आरए या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, थायराइड के इश्यूज हैं, वो जरूर एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। उससे कम से कम आपके परिवार में कितने लोगों को और आ सकता है, या आपके बच्चों में ये बीमारी या आपके पेरेंट्स में ये बीमारी कुछ घातक तो नहीं बनने वाली है, पता चलता है। सो आई होप इसके बारे में हार्ट और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का रिलेशन कुछ तो समझ में आया होगा। बट जस्ट टू रिकैप, ऑटो इम्यून डिजीजेस हार्ट को डायरेक्टली भी अटैक कर सकती हैं, जिसको कि पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस टाइप से कहते हैं हम, जिसमें कि सीधे सीधे दिल की सूजन हो रही है। बट मोर कॉमन इज कि उसके चलते हुए या तो वाल्व खराब हुआ और ओवर टाइम वाल्व बदलना पड़ा, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज आई जिसमें कि नसों में ब्लॉक हुआ। अब नसों में ब्लॉक हुआ तो वो दिल की नसें जब बंद होती हैं तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। वही जो महाधमनी होती है हमारी, आयोटा में सूजन आई तो उसको आयोटाइटिस कहते हैं। ऐसे ही कई सारी अलग अलग नसों में सूजन के चलते अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। सो डायग्नोसिस इज द की एज द फर्स्ट स्टेप टू डू एनीथिंग इन फ्यूचर। एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो हर एक कैटेगरी पे मैं और बहुत लंबा वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।